नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए यह एक स्पेशल वीडियो होगा। इसमें हम कोई एक क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे ही साथ हम उस प्रश्न से जुड़ी दूसरे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर चेचक। देखिए, पोलियो व चेचक दोनों विषाणु जनित रोग हैं और निमोनिया जीवाणु जनित रोग है जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। और वहीं यदि हम मलेरिया की बात करें तो यह जल जनित रोग है क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, मच्छरों में भी एनाफिलीज मादा मच्छर होती है, यह भूरे रंग की होती है जिसके काटने पर मलेरिया बुखार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रुके या इकट्ठा हुए पानी से मलेरिया बीमारी होती है। लगे हाथ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जिसे आपको जानना चाहिए। वह यह है कि मलेरिया का कारण प्रोटोजोआ यानी प्लेस्मोडियम होता है जिसमें व्यक्ति को तेज बुखार के साथ कंपकपी होती है। सेकेंड पॉइंट, मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और वहीं मलेरिया के अलावा मच्छरों से फैलने वाले अन्य रोग हैं चिकनगुनिया और डेंगू। एंड द लास्ट पॉइंट, सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में झाँका था। आइए बढ़ते अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? ए. पोचमपल्ली और कलमकारी, बी. पोचमपल्ली और कांजीवरम, सी. कलमकारी और चंदेरी या फिर डी. कलमकारी और कंथा। इनमें से वो कौन सा पॉइंट है जो वे कहलाती हैं? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना के नाम से प्रसिद्ध है, तो वहाँ के नलकोंडा ज़िले में स्थित एक लोकप्रिय कस्बा है। यह जगह खासकर अपनी उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत की सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिज़ाइन तैयार की जाती है उन्हें पोचमपल्ली एवं कलमकारी कही जाती है। नीता ने यहीं 2 साड़ियाँ खरीदी थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे आंध्र प्रदेश अपनी कलमकारी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही बिहार मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश तनखा कुंडलित चित्रकारी के लिए, पश्चिम बंगाल जामदानी चित्रकला के लिए, उड़ीसा फाड़ या पट्टा चित्र के लिए, महाराष्ट्र चित्रकाठी के लिए, मुरादाबाद पीतल कारीगरी के लिए, कन्नौज इत्र के लिए और वहीं कुल्लू घाटी मसालों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ए. आसोम बिहू, बी. ओडिशा भरतनाट्यम, सी. तमिलनाडु लावड़ी और डी. कर्नाटक कथक। यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है और उसके साथ साथ लोक नृत्य भी बताई गई है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा किस राज्य से कौन सा लोक नृत्य फेमस है, इसको यह बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहू आसोम का लोक नृत्य है। बिहू के अलावा बागुरुम्बा और भोरताल भी असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा कुछ और लोक नृत्य है जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करना चाहेंगे। ओडिशा अर्थात उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है, पुणे का लोक नृत्य लावड़ी है और वहीं उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कथक। इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, गुजरात का गरबा व डांडिया है, तो वहीं राजस्थान का घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता, बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, या सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी।
या फिर डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। वे अपने घर का निर्माण बर्फ से इसलिए करते हैं ताकि बर्फ के दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। एक्चुअली टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो एक जनजाति रहती है। वे अपने रहने के लिए बर्फ़ का घर बनाते हैं और उनका यही घर इग्लू कहलाता है। चूँकि यह गुंबद के आकार का होता है ताकि तूफान आने पर यह टूटे नहीं। इग्लू को बनाने में लगभग 1.5 घंटा का समय लगता है। इसके छत पर एक छेद भी किया जाता है ताकि किसी व्यक्ति का दम न घुटे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एस्किमो दरअसल अमेरिका का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला व्यक्ति। टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ़ की वजह से वहाँ पेड़ नहीं उगा पाते हैं, इसलिए उन्हें सील, व्हेल आदि मछलियों का मांस खाकर जिंदा रहना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। ए, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। बी, हस्तपरक क्रियाकलाप। सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। या फिर डी, विषयानुसार उपागम। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जोर देती है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ने पर, हस्तपरक क्रियाकलाप पर बल देती है और इसके अलावा विषयानुसार उपागम पर भी बल देती है। लेकिन एनसीएफ 2005 कभी भी तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एनसीएफ अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आई थी और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल और इसके निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, जिसका उद्देश्य था बच्चों के सर्वांगीण विकास करना और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना। सेकेंड उद्देश्य यह भी था कि एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देगी। इसमें नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि को विकसित करने पर भी बल देगी। वहीं यदि हम इसके सिद्धांत की बात करें तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला इसका सिद्धांत था, और रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए तथा शिक्षा जो है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ए, म्यांमार का। बी, भारत का। सी, तिब्बत का। डी, नेपाल का। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि नेपाल किस देश का एक भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, माउंट एवरेस्ट का एक भाग नेपाल का है। हम आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो अब बढ़कर 8,850 मीटर हो गई है। अब माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ दूसरी प्रश्न उत्तर। आपने बछेंद्री पाल का नाम तो सुना ही होगा। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला है। इनका जन्म उत्तराखंड के एक नकुरी गांव में हुआ था। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की आयु में 4,000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी और माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने कुल 43 मिनट तक समय बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी कौन था। ए, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। बी, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। या फिर सी, वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ार का अध्ययन करने आया था। या फिर डी, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है।
अल बरूनी ने यह किताब 1030 में लिखी थी जिसका नाम था तारीख अल हिंद। एक्चुअली अल बरूनी का नाम अबू रेहान भी था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। यह महमूद गजनबी के साथ भारत में आया था। यह एक फारसी विद्वान, वैज्ञानिक, लेखक भी था। इसकी रचनाएं अरबी भाषा में हैं और इसे संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्यतः ... की समस्या के साथ संबंधित है। यहाँ पर आपको यह बताना है कि डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी है वह किस समस्या से संबंधित है। तो वह बोलने की समस्या के साथ संबंधित है, या बोलने और सुनने से, या पढ़ने की समस्या के साथ, या फिर सुनने की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्यतः इनमें से किस समस्या के साथ संबंधित है? तो डिसलेक्सिया मेन रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने डिसलेक्सिया को पहचाना था, लेकिन 1887 में इसका नामकरण किया था रुडोल्फ ने। रुडोल्फ, ध्यान रखिएगा, उन्होंने ही पढ़ने की इस समस्या को डिसलेक्सिया नाम दिया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, समस्या को पहचाना था ओसवाल्ड ने, लेकिन इसको नाम दिया था रुडोल्फ ने। इसके अलावा बोलने से संबंधित समस्या को डिस्फेजिया कहा जाता है, गणित संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, और वहीं लेखन से संबंधित समस्या को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? ए. आवास, बी. हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी. काम और खेल, और डी. भोजन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है, काम और खेल, यह थीम नहीं है, बल्कि यह उप थीम है। वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है और वहीं 4 उप थीमों में बांटा गया है। यदि हम इसके 6 मुख्य थीमों की बात करें तो वो है नंबर 1 परिवार एवं मित्र, सेकंड भोजन, थर्ड पानी, फोर्थ आवास, फिफ्थ यात्रा, 6 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या फिर सोचना और करना होता है। ऑन द अदर हैंड यदि हम इसके उप थीम की बात करें तो इसमें आते हैं नंबर 1 संबंध, सेकंड कार्य एवं खेल, थर्ड पशु, और नंबर 4 पौधे। तो ये रहे पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीम और 4 उप थीम। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ए. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, बी. दक्षिणी क्षेत्र में, सी. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या फिर डी. दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। इसे झूम कृषि भी कही जाती है, अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक्चुअली झूम कृषि या फिर झूम खेती यह एक ऐसी खेती है जिसमें एक फसल को काटने के बाद कई वर्षों तक इसे खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें जो घास फूस उगाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि काटकर जला दिया जाता है। फिर उसकी राख जमीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए जमीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। और झूम खेती का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में। मिजोरम में सबसे अधिक झूम खेती होती है।